जितने भी बिजनेस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें हमारा इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, और उसी बाय वर्च्यू ऑफ लीगल रिलेशनशिप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनफोर्सेबल बन जाता है, इनफोर्सेबिलिटी आ जाती है। तो व्हेन एग्रीमेंट कंबाइंस विथ इनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, अब उस एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी थी? एक ऑफर होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर क्या है? ऑफर इज सिंपली नथिंग बट एक प्रपोजल है, जिसकी डेफिनेशन को भी हमने डिटेल में समझा था। एक मरतबा दोबारा सुन लें आप। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यहां से एक बात क्लियर हो जाती है सिंपली, क्या? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि दो पार्टीज हों। ठीक है, एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि दो पार्टीज हों। अपने आप के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, दो पार्टीज जरूरी हैं, एक ऑफर करे और दूसरी उसको एक्सेप्ट करे। विथ द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक एन प्रपोजल। जब किसी को दो कंपोनेंट्स हुए, पहला कंपोनेंट हुआ क्या? डूइंग समथिंग, और दूसरा एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। फर्क समझाता हूं कि अदील ने आराम को कहा कि मेरे पास एक बाइक है होंडा 125, फला फला रजिस्ट्रेशन नंबर, फला मॉडल, और ये मैं सेल करना चाह रहा हूं आपको 70,000 रुपीज की। आप खरीदेंगे? आप खरीदेंगे मीनिंग विल यू डू समथिंग, विल यू डू समथिंग। ये पहली कंडीशन, पहले एलिमेंट का एग्जाम्पल है। आप उसको कुछ करने के लिए पूछ रहे हो। अगर इसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, एग्रीमेंट बन गया। दूसरी कंडीशन कि आप उसको प्रपोज कर रहे हो कुछ ना करने से। अदील ने क्या किया था? आराम से 1 लाख रुपए का लोन लिया था और कहा था 1 महीने में वापस कर लूंगा, वापस नहीं कर सका। और हमने कहा कि मैं अब तुम्हें कोर्ट में ले जाके और इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाऊंगा। तो अदील ने प्रपोजल दिया इसको कि भाई अगर तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ ना जाओ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं, मेरा जो है वो अगर कन्विक्शन आ गई तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, और हो सकता है मेरा पोटेंशियल जो एम्प्लॉयर हो, या मैं बाहर कहीं अप्लाई करूं वीज़ा में या किसी और चीज़ में, तो मेरी हिस्ट्री खराब हो जाएगी और मेरे लिए मसले होंगे। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, इतने पुराने दोस्त रहे हम, हमारा जो रिलेशनशिप है वो हायर देन हिमालयाज है, डीपर देन ओशंस है और स्वीटर देन हनी है, तो इसको खराब नहीं करो। तो तुम क्या करो, तुम मेरे अगेंस्ट कोर्ट में ना जाओ, ये केस कोर्ट में ना ले जाओ, मैं तुम्हें 2 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। यानी कि 15 तारीख ऑफ द मंथ जिसमें ये डिस्कस कर रहे थे, मिसाल के तौर पे वो फरवरी था या मार्च था, 15 मार्च को तुम्हें वो पैसे मैं दे दूंगा। तो अब इसने क्या किया? अदील की विलिंगनेस सीख की थ्रू द प्रपोजल कि भाई तुम ये ना करो। कौन सी वाला एलिमेंट? सेकंड वाला, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ जी? सर इसका मतलब ये कि जब किसी चीज से वो रोकना चाह रहा था तो उसके लिए उसने एग्रीमेंट किया।
एग्रीमेंट हो गया ना, ये एग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस कर दिया उसने नहीं जा रहा। जब उसने कहा कि हाँ मैं नहीं जा रहा कोर्ट में, उसकी सिर्फ हाँ चाहिए और एक्सेप्टेंस आ गई तो एग्रीमेंट बन गया। अब इन्फोर्सेबल, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था ना, तो ये अगेन विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप था। अगेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कोर्ट से रुजू कर सकता है। आएंगे कंसिडरेशन पे, डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन क्या है? बाइक बेच रहा है कितने की? 70,000 रुपए की। तो जो बेच रहा है उसके लिए 70,000 कंसिडरेशन है, जो खरीद रहा है उसके लिए बाइक कंसिडरेशन है। इस ठीक है, इस एग्रीमेंट से बेनिफिट क्या है? कंसिडरेशन क्या है? बेसिकली कंसिडरेशन बेनिफिट है अराइजिंग आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट एग्रीमेंट। तो अदील के लिए बेनिफिट क्या है? अदील के लिए कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन कुछ भी नहीं होती, प्राइस होती है। सर सेकंड वाले में तो प्राइस नहीं है ना, प्राइस क्यों नहीं है? कंसिडरेशन, उसके लिए कंसिडरेशन उसके पैसे का वापस होना है। उसके लिए कंसिडरेशन ये है कि उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा रहा। कंसिडरेशन तो है, ठीक है। चले, तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रॉमिस बना तो एग्रीमेंट बना, ठीक। उसके बाद दैट प्रॉमिस इज अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्योंकि हमारा एक अलग से टॉपिक है, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक हुआ। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, वो चीज हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 there are some essentials of a contract जिनके बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। इन्फोर्सेबिलिटी के लिए जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ कौन सा लॉ? (1872) there are a number of elements, essential elements जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या है? एग्रीमेंट, ठीक है। क्या है? एग्रीमेंट मीनिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर, हमने ये पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन ही बता रही है हमें कि क्या है एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल, यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट कब बनेगा? जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्ट हुई, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, एग्रीमेंट बन गया। बिटवीन टू पार्टीज, हमें पता है एग्रीमेंट हमेशा दो पार्टीज में होगा, क्योंकि डेफिनेशन बता रही है प्रपोजल की, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रपोजल की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ने ही क्लियर कर लिया कि एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि दो रियल बंदे ही हों, दो रियल बंदा होना जरूरी नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं। कौन से? कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लीगल पर्सनैलिटी होती है, तो कोई पर्सन किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, कोई कंपनी किसी
रियल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है और दो कंपनीज आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है क्या, एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000 rupees, which Babar responds positively. Here Adil has made an offer and Babar has accepted it. अब इस एग्रीमेंट में जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होते हैं, ऑफर के कुछ एसेंशियल्स हैं वो पूरे होने चाहिए, जैसे कि ऑफर शुड बी क्लियर एंड डेफिनेट। डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए। अदील ने कहा मेरे पास 2 बाइक्स हैं, एक तो मैं सेल कर दूंगा, पता चला कौन सी वाली। ठीक है, एम्बिग्युइटी है, वेग ऑफर है। ऑफर को क्या होना चाहिए, क्लियर, कि तुम्हें मेरे पास 2 बाइक्स हैं, एक होंडा की, दूसरी सुजुकी की या यामाहा की, तो मैं उनमें से होंडा तुम्हें सेल कर दूंगा। अब है क्लियर ऑफर। होंडा 125 2016 का मॉडल, 50,000 चली हुई, सील टू सील, ठीक है, पूरी जेन्युइन, और उसके टैंकी टापे मैंने निकाल के रखे हुए हैं, वो भी तुम्हें दे दूंगा। स्क्रैचलेस बाइक है, यानी कि ऑफर बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज कम्युनिकेटेड। अगर उसने कहा कि भाई मैंने मॉडिफाई भी इसको करवाया हुआ है, तो आर यू ओके विद इट और नॉट। या हम जब ऑफर करते हैं कि भाई ये चीज तुम्हारे पास पड़ी हुई है, इसको चला के देख लो, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, यहां से लेके निकले तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसको चेक करके उठाओ, जो पड़ी हुई है जैसी है ऐसी है। क्या कर रहा है ये ऑफरर, ऑफर को क्लियर बना रहा है। आपने अपनी जनरल लाइफ में इतने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। लैपटॉप उठा लिया आपने, तो लैपटॉप अगर आप चले गए टेक्नोसिटी से, तो वो कहता है कि 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी देता हूं कि अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि पहले उस डिफेक्ट को खत्म किया जाए, अगर वो नहीं होता तो आई विल रिप्लेस द पीस। ये क्या हो रहा है, ये ऑफर को क्लियर बनाया जा रहा है टू अवॉइड एनी फ्यूचर कॉम्प्लेक्सिटीज अराइजिंग आउट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग। ओके हुआ। दूसरा एसेंशियल, एग्रीमेंट या ऑफर शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। ऑफर क्लियरली कम्युनिकेटेड, इजहार कर दो, हाँ कर दो। नहीं, मैंने कुछ और देखा था, तो इजहार कर दो, यानी क्लियरली कम्युनिकेट कर दो। अदील ने दिल में सोचा तो ये बाइक 50,000 की निकल जाएगी, मैं आराम को बेच दूंगा। कैन देयर एनी लीगल ऑब्लिगेशन बी फॉर्म? नो, कम्युनिकेट ही नहीं हुई ना ऑफर, बताओ तो सही उसको। ठीक है, तो उसके बाद है कि जनरली ऑफर शुड बी अनकंडीशनल। ऑफर अनकंडीशनल हो, ऐसा नहीं होगा कि इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। ऐसा होता है, वैसे एक्सेप्शंस हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कंडीशनल भी होते हैं, कुछ ऑफर्स कंडीशनल भी होती हैं। उनको हम देखेंगे, सीखेंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको जो है वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे होंगे, तो उसमें इस टॉपिक को डिटेल में हम कवर करेंगे। तो याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो है वो कंडीशनल भी हो सकती है, नॉर्मली अनकंडीशनल होती है, लेकिन ये ऑफर जो है वो
कैन बी जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि भाई फला बंदा मरेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो कंडीशन क्या, मरना क्या हुआ, ठीक है, गलत बात नहीं, हम लोग सारे इस किस्म के अरेंजमेंट्स में जाते हैं। सब्जेक्ट मिसाल के तौर पे आपने कवर लिया बीमारी का इंश्योरेंस से, तो वो जो क्लेम होगा शेल बी सब्जेक्ट टू योर बीमारी, योर इलनेस, और उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस डिफाइंड होंगे कि भाई आपको जो है वो प्राइवेट रूम होगा और आपको 15 लाख का कवर होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकते। दैट शैल बी डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम दैट यू पे एनुअली टू द कंपनी। ये तो कंडीशनल हो सकते हैं। हाँ हो सकता, कंडीशनल है ना, ठीक है। ऑफर्स कंडीशनल भी हो सकती हैं, देयर आर सर्टेन केसेस, ठीक है। आगे बढ़े, थके तो नहीं, पक्की बात। ठीक, अब अगर किसी अंडरस्टैंडिंग में ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी अंडरस्टैंडिंग को जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हो वहां पे अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना इज मैंडेटरी, लाजमी है। फिर आ जाते हैं किसके ऊपर, लीगल रिलेशनशिप और इन्फोर्सिबिलिटी। थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ से आती है, लीगल रिलेशनशिप से आती है। लीगल रिलेशनशिप मीनिंग लीगल ऑब्लिगेशन, और जितने भी हमारे बिजनेस टाइप और कमर्शियल टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किए ही इस इंटेंशन के साथ जाते हैं कि एक लीगल ऑब्लिगेशन फॉर्म होगी, ठीक है। तो इन्फोर्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, मीनिंग जब आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म को, किसी भी क्लॉज को अगर आप ब्रीच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कि अगर आपने कोई भी टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो आपको कोर्ट ले जाया जा सकता है, ठीक है। हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवाएंगे। अगर आपने इनकार कर दिया तो हम कोर्ट जाके, ठीक है, और कोर्ट को बोल के, कोर्ट को इन्वॉल्व करके तुमसे ये काम करवाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएंगे। इन्फोर्स किससे इन्फोर्स करवाया, कोर्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू। अब लॉ तुमसे इन्फोर्स करवाएगा किसके थ्रू, अपनी मशीनरी के थ्रू। अगर तुम नहीं करोगे तो कोर्ट के कंटेम्प्ट में जाओगे, जेल में जा सकते हो। जेल में कौन डालेगा, पुलिस डालेगी, ठीक है। एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस भरोगे और ऊपर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओगे, उसकी सजा अलग से मिलेगी, ठीक है। तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब समझ में क्या रहे हैं। इन्फोर्सिबिलिटी है क्या, कोर्ट से इन्फोर्स करवाएंगे, काम करवाएंगे उससे, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट को इन्वॉल्व करके तुम्हें फिर ये चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग वाला जो एलिमेंट होगा वो करवाएंगे, ठीक। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन से डायरेक्टली क्या आती है, इन्फोर्सिबिलिटी। हो गया क्लियर। यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो इन्फोर्स नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट, अगर वैलिड नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमने ये पढ़ा था कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि इन्फोर्सेबल भी हो, ठीक है। जैसे कि खाने वाली बात की हमने, ठीक है।
तो पार्टीज जो हैं, दो पार्टीज होंगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए. दोज पार्टीज शुड बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन, इंडिविजुअल नहीं यूज करना चाहिए, पर्सन. ठीक है, पर्सन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, उसमें इंडिविजुअल भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है. एवरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कैसे? द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इन अदर वर्ड्स, द पर्सन मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. ठीक है, 18 साल की उम्र से कम ना हो, माइनर ना हो. माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में चले गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा, बी ऑफ साउंड माइंड. उसकी मेंटल इलनेस की कोई हिस्ट्री ना हो, मेंटली बेचारा कोई इल ना हो. कोई भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी मसला आ सकता है. ये डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है, डिप्रेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर आ सकता है. तो फॉर टाइम भी मसले चल रहे हैं उसके दिमाग के, तो इस किस्म के बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड है. ही और शी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू एनी लीगल अंडरस्टैंडिंग. फिर not declared as disqualified from contracting by any law he is subject to. ठीक है, किसी और लॉ ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन लग गई, तो ऑलरेडी एक बंदा क्रिमिनल है. ठीक है, और लॉ ने उसको मना कर दिया क्रिमिनल है, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में एंटर इनटू नहीं हो सकते. लॉ ने मना कर दिया उसको, ये बंदा भी कॉम्पिटेंट नहीं है. दूसरी बात, बैंकरप्ट सी आई हुई है उसके ऊपर, बैंकरप्ट बंदा है. ठीक है, कंसीडरेशन में देने के लिए उसको कुछ नहीं है. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है. ठीक है, उसको कंसीडरेशन में कुछ लेने देने के लिए है ही नहीं, तो बैंकरप्ट है. यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी लीगल अंडरस्टैंडिंग विद दैट पर्सन. ठीक, उसके बाद है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो चुका है. एक डॉक्टर है, उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, कोई सर्जरी का प्रोसीजर कर रहा था. उस सर्जरी के प्रोसेस में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या जो प्रोसीजर है उससे हटके कुछ इसने करने की कोशिश की और बंदा मर गया उसकी हरकत की वजह से. ठीक है, तो यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बिहेवियर में उसमें आ सकता है और उसका लाइसेंस क्या हो सकता है? सस्पेंड हो जाएगा. कौन? पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल उसका सर्टिफिकेट, उसका जो लाइसेंस होगा प्रैक्टिस का, वो सारा का सारा सस्पेंड कर देगा और बंदा कहीं भी ना एम्प्लॉयमेंट कर सकेगा, ना प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकेगा. ठीक है, इस बंदे के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एम्प्लॉयमेंट भी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही होगा. ठीक, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो ऐसे बंदे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो जा सकता. मीनिंग वो कॉम्पिटेंट नहीं है. कैसे? आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं और दूसरी कंपनी के आप ओनर हैं. एक जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. अब ये दोनों कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकती. वो बंदा इनमें से दोनों किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कंपनीज एंटर नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. रिलेशनशिप का नेचर कुछ ऐसा है.